हेलो स्टूडेंट, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने फिजिक्स की क्लास फिजिकल वर्ल्ड में। देखिए, पिछली बार तो हम लोगों ने सीख लिया था कि भाई साइंस क्या होता है, साइंटिफिक मेथड देख लिया था कि मन में अगर हमारे कोई सवाल मतलब आ रहा है कि इसे लॉ बना सकते हैं कि नहीं, इस तरह की लॉ हो सकता है कि नहीं, तो हमने वो साइंटिफिक मेथड सीखा था। कितने थे? 6 थे। अब जो उसके बाद मैंने आपको चीज़ें बताया था, ये बताया था कि देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन अथॉरिटी इन साइंस। इसका क्या मतलब है? आप तो ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये तो है कि भाई इसमें साइंस में जो भी लिखा है वो कुछ भी पक्का नहीं है, बदल कभी भी सकता है। पर उसको समझिए पहले कि कब बदल सकता है, कब नहीं बदल सकता। देखिए, पहले क्या होता था कि भाई आप साइंस में क्या है कि क्वेश्चन तो कर सकते हैं, आप बदल भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो नियम बना है उन्होंने अपने अनुसार बनाया, अपने अनुसार जो घटनाएं घटित हुई, जो नियम सीखा, ऑब्जर्व किया, उस 6 मेथड्स जो उन्होंने बनाए हैं साइंटिफिक मेथड, उसके अनुसार उन्होंने उसको प्रूव कर दिया। तो बात ये आती है कि भाई ठीक है, तब ये लिखने का क्या मतलब है? ठीक है ना। तो ये लिखने का क्या मतलब है, मैं उसके लिए पहले आपको एक सिंपल सी स्टोरी सुना देता हूँ, ठीक है। सॉक्रेट, आप सॉक्रेट यानी सुकरात जो होते हैं वो उनकी कहानी आप सुनिएगा कभी, सॉक्रेट्स। अब सॉक्रेट ने क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया कि देखिए पहले क्या होता था, राजाओं का जोर था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब देखिए सॉक्रेट ने क्या बोला, लोग क्या मानते थे कि हमारी जो धरती माँ है, वो जो अर्थ है वो सुपीरियर है, यानी प्राइमरी, सबसे मेन वही है, और उसका चक्कर कौन लगाता है? सन लगाता है, ठीक है। उन्होंने ये बात बोल दी। अब देखिए, अब क्या हुआ, अगर बोल दिया तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने ये गलत बात बोल दी। अब उनका पे मुकदमा चला, केस चला, मतलब जो भी था कि राजा ने तो उनको भाई 1 कप जहर की सजा भी सुना दी, सिर्फ इतना बोलने के लिए। बाकी वो पूरे यूथ को समझाते रहे, सबको बताएं कि देखिए जो लिखा है, जो पढ़ा, क्योंकि पहले लोग मानते थे कि देखिए दुनिया गोल नहीं चपटी है, ठीक है ना। तो सॉक्रेट का कहना था कि आपने देखा है, क्योंकि सॉक्रेट उस समय जो थे वो थोड़े जानकार थे, और हर सेंचुरी में कोई ना कोई जानकार होता ही है। आज भी देख सकते हैं 19 सेंचुरीज में आपने देखा कि आइंस्टाइन थे, उसके पहले मतलब हर सेंचुरी में कोई ना कोई रहा है, ठीक है। तो बात ये आती है कि फिर जो है ये सॉक्रेट का क्या था, देखिए एक जीनियस पर्सन थे, ये बहुत सारी चीज़ों को बता सकते थे, बट इन्होंने क्या बता दिया कि अर्थ जो है हमारी रुकी हुई है और सन जो है चक्कर लगा रहा है। इन्होंने ये नहीं बोला, बल्कि ये बोल दिया कि जो है हमारा अर्थ चक्कर लगाता है सन के चारों ओर। अब तो ये बहुत गलत बात बोल दिया और राजा को पसंद नहीं आया, इनको जो है मौत की सज़ा सुना दी, ठीक है। ये उनका टाइम था, राजा का टाइम था, पहले साइंस इतना विकसित नहीं था, और आज भी जो है कई कई चीज़ों को लेके चर्च में और साइंस में जो है ये विवाद होता रहता है, ठीक है। हालांकि यूथ को बताया चाहते थे कि देखिए जो चर्च कह रहा है या जो चीज़ें लिखी गई, पहले आप उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या वो सच में वैसी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती है। तो उससे तो सॉक्रेट तो मर गए कि भाई उनको 1 कप जहर की सज़ा हो गई, और वो उसके बाद उनकी कहानी ख़त्म हो गई। और नहीं है तो एक बार आप इसको जो है गूगल करके आप इसका सर्च करिएगा, इनकी पूरी कहानी, तो आपको पता चलेगा कि इनके में ये बायोपी जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। खैर, अब हम आते हैं कि भाई हमारा साइंस से क्या लेना देना है। देखिए, अब हम आपको एक बात बताते हैं, चलिए। भाई न्यूटन ने क्या हुआ, एक थ्योरी बनाई। क्या थ्योरी बनाई? कि जो लाइट होती है वो बंदूक की गोली की तरह एकदम सीधे चलती है। कैसे? उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी कराया, क्लास 8 में आपने भी किया होगा। क्या किया? 3 कार्डबोर्ड लिए और यहाँ पे एक जलता हुआ कैंडल लगा दिया, और यहाँ पे अपने जो है अपनी आंखें लगा दी, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने देखा कि जलती हुई कैंडल दिख रही है, लेकिन जब ये कार्डबोर्ड के छेद हमने यहाँ पे कर दिए, अब आपको जलती हुई कैंडल नहीं दिखेगी। साबित हो गया कि भैया जो है लाइट सीधे चलती है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। एक एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, एक ली पाइप,
और पाइप को जो है ऐसे देखा। अब क्या है, इधर से जलती हुई कैंडल दिखती है। अब इन्होंने क्या किया, पाइप को ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। अब क्या है, कैंडल जलती हुई नहीं दिखी। तो पूरी दुनिया में ये साबित हो गया कि लाइट कैसे जलती है, स्ट्रेट। लाइट कैसे जलती है, स्ट्रेट, बंदूक की गोली की तरह, ठीक है। ये किन्होंने बोला, न्यूटन ने बोला। न्यूटन अपने टाइम के बहुत जीनियस पर्सन थे और अभी भी हैं, मैं तो कहूँ अगर होते तो। खैर, अब क्या था, सब लोगों ने मान लिया कि भाई सर आइजैक न्यूटन ने बनाया है, और कॉलेज के बड़े प्रोफेसर भी थे वो। उसके बाद आया कि देखिए दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ। ये तो न्यूटन के टाइम की घटना थी। दूसरी घटना ये है कि आप ये बताइए कि जब आप सुबह घर का दरवाज़ा खिड़की खोलते हैं, क्या ये देख के खोलते हैं कि सन किधर से निकला है? ऐसे समझिए, देखिए कि अगर ऐसा आपका घर है, ठीक है, ये आपका फ्रंट डोर है, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर सनरेज यहाँ पे निकला है तो क्या आपके घर में रोशनी नहीं आती है? अगर रोशनी आती है तो क्या यहाँ पे नहीं आती है? तो यहाँ पे आती है तो क्या यहाँ पे नहीं आती? क्या अंदर नहीं जाती है? तो लाइट मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? आप कहोगे सर मुड़ तो रही है, क्योंकि सन रेज अगर इधर है, सन इधर है, तो लाइट इधर से कैसे आ रही है? आपने नोटिस किया होगा कि भाई जरूर थोड़ी है कि आप घर के चारों ओर कहीं भी खिड़की दरवाजे खोल लो, आप सन की तरफ मुंह देख के थोड़ी खोलते हो, पर रोशनी तो आती है। और घर में जितने कमरे, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे में तीसरे, भले उसमें रोशनी कम होगी पर रोशनी तो होगी, उजाला तो होगा थोड़ा बहुत। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइट मुड़ रही है। न्यूटन साहब ने क्या बोला था, लाइट नहीं मुड़ती, तो किसको जान से मार देना चाहिए? ये थ्योरी थी हाइजेन की, हाइजेन। अब आगे पढ़ेंगे आप क्लास 12th में हाइजेन का वेव ऑप्टिक्स। इन्होंने बोला कि देखिए जो लाइट होता है वो पानी की तरह चलता है। मतलब जैसे समुद्र में पानी भरा या किसी टब में पानी भरा, कहीं भी पानी भरा, आप उसमें पत्थर डाल देंगे तो क्या होगा, स्प्रेड होगा, फैलना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल भी लाइट वैसे ही चलता है कि भाई पहले कमरा भर गया तो उसको जहां रास्ता मिलेगा फिर दूसरे से निकल जाएगा, फिर तीसरे से, चौथे से, फिर वो एकदम बाहर चला जाएगा उसको अगर रास्ता मिल गया तो क्या बताइए, अब किसको मार देना चाहिए? आइंस्टाइन को, इनको हाइजेन को मार देना चाहिए कि भाई न्यूटन साहब ने बोला था ऐसा नहीं होता है? क्योंकि न्यूटन साहब तो अपने टाइम के फादर ऑफ फिजिक्स हो गए हैं कि भाई एकदम, हालांकि गैलीलियो को बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, पर अपने टाइम के सर्वश्रेष्ठ तो रहे ही हैं। तो किसको मार देना चाहिए? बट साइंस कहता है ऐसा नहीं है। चाहे न्यूटन बनाए, चाहे हाइजेन बनाए, चाहे आप एक मतलब चाहे जिस टॉप पे पोस्ट पे हो, अगर आपका नियम बना है, ठीक है, मैं उस पर क्वेश्चन भी कर सकता हूं और उसको बदल भी सकता हूं, ठीक है ना। क्योंकि अब तीसरी बात देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके बाद आया जो है तीसरी, ये हाइजेन का वेव ऑप्टिक्स का था। तीसरा आया आपका पैकेट्स थ्योरी, पैकेट्स, जिसको बोलते हैं क्वांटा। देखिए जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि भाई देखिए सन और अर्थ के बीच में आप ये पता नहीं लगा सकते कि लाइट कहां जा रही है, यानी कि अगर टॉर्च की लाइट ऑन कर दें, ठीक है, अब वो लाइट जली है कि नहीं जली जब तक आप ऐसे करके नहीं देखो। आप कहोगे सर हम लोग तो अर्थ पे जलाते हैं, हमको फोकस जैसे वो, क्योंकि पार्टिकल यार मौजूद है ना, पार्टिकल, इसलिए आपको दिखता है, अदरवाइज आपको लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा। मेरी बात समझिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि देखिए अगर लाइट, उन्होंने बोला कि लाइट पैकेट्स के फॉर्म में चलता। कैसे पैकेट्स के फॉर्म में? जैसे होली दिवाली पे आप बलून फोड़ते हैं, आप बलून के अंदर कलर भरिए, रेड भरिए, ब्लू भरिए, ग्रीन भरिए, लेकिन अगर उस बलून के पैकेट्स को मैं मारूंगा, ठीक है, तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, आप तब तक नहीं बता सकते कि जब तक वो फूटेगा नहीं कि उसके रेड है या ब्लू है या ग्रीन है, वो जब तक टकराएंगे नहीं उसके पैकेट्स, उसके अंदर से कलर फ्लैश आउट नहीं होंगे, तब तक आप बता ही नहीं सकते कि उसके अंदर कलर कौन सा है। जैसे क्वांटम थ्योरी या पैकेट्स थ्योरी जो आइंस्टाइन ने दी कि लाइट पैकेट्स के फॉर्म में चलते हैं, तो किसे मार देना चाहिए, आइंस्टाइन को कि हाइजेन को कि न्यूटन को? तो आंसर है कि सब अपनी, क्योंकि देखिए डे बाय डे चीजें, एक्सपेरिमेंट, आज इसी चीज की खोज हुई, आज ये सही था, ठीक है, आगे चल के और रिसर्च हुआ और चीजें हुई, तो
देखा गया कि भाई इसकी रीडिंग ऐसी है, ऐसे है, तो अब इसको बदला जा सकता है। ठीक है ना। तो साइंस कहता है कि कोई भी नियम, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है। अगर आप चाहें तो उस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नियम बन गया आप उसे क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा होता है कि क्लास में कोई बच्चा उठपटांग क्वेश्चन पूछ दिया, कहते भाई ये बेवकूफ़ है, ये इसको कुछ नहीं आता, इसको पढ़ाई लिखा मन नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइंस की दुनिया में कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं होता है। ठीक है। वो अलग बात है कि हम उसके जवाब नहीं दे पाते या हमारे लिए अलग होता है, लेकिन हमें हमेशा नई थ्योरी, नए कॉन्सेप्ट, नए थॉट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस वजह से बच्चों को डांट के बैठा देते कि तू गधा है, तुझे कुछ नहीं आता। बट ये सोचना चाहिए, पूछना चाहिए हमसे उस बच्चे से कि भाई आपने बेटा ये बात कैसे बोल दी। ठीक है। जैसे कि लाइट के केस में था, लाइट सीधे चलती है, हाइजन ने बोला कि भाई पानी की तरह चलती है, और आइंस्टाइन ने बोला कि जो है लाइट पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि देखिए देयर इज नो फाइनल थ्योरी, कि मतलब ये नहीं है कि आज पैकेट लिख दिया तो पैकेट थ्योरी फाइनल नहीं। आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको गलत लगता है तो सही भी कर सकते हैं। वो 6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, फॉलो हो गया तो सही हो गया, तो एक थ्योरी आपकी भी आ जाएगी। ठीक है ना। तो वही चीज इन साइंस एंड अनक्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो कोई भी कर, लेकिन देखिए जब सोक्रेटिस का टाइम था, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि भैया अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, और हजारों लाखों साल तक लोग ये मानते रहे कि सन जो है अर्थ का चक्कर लगाते। अब उन्होंने एकदम अलग बात बोल दी। भैया अलग बात बोल रहे, ऐसा कैसे हो गया भैया, ऐसा कैसे हो गया। तो उस समय राजा का जोर था, चर्च का जोर था, उनको मतलब एक कप जहर की सजा हो गया बेचारे मर गए। और अगर जिंदा होते तो हो सकता है बहुत सारे थ्योरीज और कुछ और कॉन्सेप्ट हमें सिखा के जाते। ऐसे जीनियस पर्सन, हमने एक जीनियस पर्सन को खो दिया उस टाइम पे, पर अब ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि भाई इसको एक बार आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ या फिर बोर्ड पे लिखवा दे रहा हूँ, जैसा आपकी इच्छा। तो आपने हेडिंग डाल ही रखा है, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। तो इसमें पहला पॉइंट मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें क्या है, लिख लीजिए। तो मैंने आपको बताया ना, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट नीड्स theories to support them. Sometime the existing theory is unable to, आप लोग भी लिख लीजिए बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं, पूरा नोट्स तो बढ़िया नोट्स बनेगा आपका। अनेबल टू एक्सप्लेन, अनेबल टू एक्सप्लेन, जो मैंने बोला बिल्कुल वही लिखवा रहा हूँ बेटा। अनेबल टू एक्सप्लेन द न्यू ऑब्जर्वेशन observations, hence either new theories are formed or modification is done in the existing theories. ठीक है। तो आपने देख लिया कि
जो मैंने बताया, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट नीड थ्योरीज टू सपोर्ट देम, समटाइम्स द एग्जिस्टिंग थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द न्यू ऑब्जर्वेशन। यानी कि भाई देखिए, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट, जो थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल है जो है, इज सपोर्ट देम, ठीक है, हम जो बनाना चाह रहे हैं वो सपोर्ट करें। और सम टाइम, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, वो पूरा सम टाइम्स एग्जिस्टिंग, जो पहले थ्योरी एग्जिस्ट करती है उस पे मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, अनेबल टू एक्सप्लेन द न्यू ऑब्जर्वेशन। और वो जो नया ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो पुरानी थ्योरीज उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। हेंस आइदर न्यू थ्योरीज आर फॉर्म्ड। इसका मतलब न्यू थ्योरी बनाने की जरूरत है या उसको मॉडिफाई करने की हमको जरूरत है। इज डन इन द एग्जिस्टिंग थ्योरी। अब आप उस नई थ्योरी का तो सही कर लें या तो एक नई थ्योरी बना लें, यानी पुरानी थ्योरी को सही करके नया बना लें, या तो एकदम एक नई थ्योरी आप लिख दें। तो चलिए इसी पे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ एग्जाम्पल। देखिए फॉर एग्जाम्पल, लिख लिया? तो लिखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए लिखिए डिफरेंट फेनोमेना इन लाइट। फॉर एग्जाम्पल में लिखिए डिफरेंट फेनोमेना इन लाइट, कॉमा या उसके आगे डिफरेंट फेनोमेना इन लाइट, थ्योरीज आर चेंज्ड, थ्योरीज आर चेंज्ड, फुल स्टॉप। टू एक्सप्लेन बेंडिंग ऑफ लाइट, टू एक्सप्लेन bending of light, a new wave theory was formed। लिखा आपने, to explain bending of light, a new wave theory was formed, comma, and then to explain photoelectric effect, and then to explain photoelectric effect, help of quantum mechanics was taken। मैंने बताया आपको कि आइंस्टाइन से हमने क्या किया, उसको क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया। टू एक्सप्लेन photoelectric effect, help of quantum mechanics was taken। ठीक है, अब आपने ये एग्जांपल लिख लिया कि बेंडिंग ऑफ लाइट और लाइट का बेंड होना, ठीक है, और उन्होंने आगे चल के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव किया। मतलब आइंस्टाइन, उसके पहले आइजैक न्यूटन थे, दूसरी बार वेव मतलब हाइजन आए, वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ोगे क्लास 12th में, और लास्ट में भी जो चल रहा है उनका हमारा जो चल रहा है, क्या चल रहा है, पैकेट थ्योरी यानी क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आपने उम्मीद है कि समझ लिया, लिख लिया। देखिए बेटा, अगर आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में या कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर नोट्स वगैरह चाहिए जो भी, तो एक बार आप नंबर लिख दीजिएगा अपना उसमें कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको नोट्स फोटो खींच के भेज दूंगा। अदरवाइज कुछ दिन बाद मैं आपको साइट पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, नोट्स भी मिल जाएगा, नोट्स की चिंता नहीं करिए। वैसे मैं आपको लिखवा दिया, नोट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, आगे के चैप्टर्स जो आएंगे उसमें मैं नोट्स वगैरह बाकायदे या तो साइट पे अपलोड कर दूंगा या तो ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज लेकिन अभी पढ़िए, आप समझिए पहले, आपका 11th एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए 10th से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, तो आपको मन से पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी चीज़ें बताऊँगा। और फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको यकीन नहीं लगेगा कि आपको हर सब्जेक्ट से ज़्यादा आसान लगने वाला है फिजिक्स, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितनी मैंने सीखी है, ठीक है, जितना मुझे लगता है कि एकदम आसान से है, एकदम मज़ा आने वाला है, बिल्कुल आप समझिए। चलिए तो हम आगे देखते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ तुरंत एकदम। आपको जहां नहीं आया, आप जैसे भी आए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और मन में आपकी भी कोई नया क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेचुरल साइंस, ठीक है ना, नेचुरल साइंस कैन बी डिवाइडेड into 3 branches, namely physics,
फिजिक्स के बाद क्या है भाई, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब एक चीज को समझिए, ठीक है, कि नेचुरल साइंस क्यों बोला गया, क्योंकि हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं साइंस में, नेचर की, ठीक है ना। और नेचर में ही तो सब कुछ है, बायो है, केमिस्ट्री है, कुछ भी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फिजिक्स को ही रखा गया है, लेकिन साइंटिस्ट को लोग को ऐसा नहीं बनना चाहिए, लेकिन पढ़ना तो भी सब कुछ पढ़ता है। केमिस्ट्री वाले अपने आप को सुपीरियर बताएंगे और डॉक्टर अपना। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए, तो नेचुरल साइंस आपकी जो है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो बात आती है फिजिक्स किसको कहते हैं, तो मैं सीधे सीधे सरल भाषा में कहूँगा, एकदम आसान भाषा में, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचर को पढ़ना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। नेचर को पढ़िए, समझिए, जानिए, अपना दिमाग लगाइए उसमें, यही फिजिक्स है। तो फिजिक्स का डेफिनेशन लिखना है तो मैं लिख देता हूं, क्या होना चाहिए वैसे, फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में क्या है बताइए जल्दी से, अगर आपके हिसाब से लिखना हुआ तो। फिजिक्स इज अ, क्या होना चाहिए जल्दी बताइए। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स इज बेसिक लॉज ऑफ नेचर and their manifestation in different phenomena, ठीक है। अब देखिए, तो फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स आपको बताया ना, देखा, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। भाई नेचर का बेसिक लॉ क्या है, ऊपर से जो नीचे चीजें गिर रही हैं, ठीक है, नदी का मैंने आपको बताया राइट से लेफ्ट, या फिर आपने वर्क करना है तो एनर्जी खर्च की, सब बेसिक लॉ है कि भाई सब कंजन मतलब फिक्स है, ये चीजें होनी ही होनी है कि भाई आपको अगर वर्क कराना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, भाई आपको कोई सामान खरीदना है तो पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें बेसिक है, इसमें आपको कोई इसमें इफ बट नहीं है, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना, ये बात तो हमको भी समझ आती है, ठीक है। अब तो ये तो समझ में आएगा कि भाई फिजिक्स जो है किस पे काम करता है। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉज और नेचर एंड देयर नेचर मैनिफेस्टेशन डिफरेंट फिनोमेना। अब एक बात आती है केमिस्ट्री की, एक बात आती है बायो की। देखिए, अगर हम फिजिक्स वाले जो है, अगर फिजिक्स में से, यानी अगर हम केमिस्ट्री में से मेजरमेंट हटा दें तो भैया वो केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई इतना मिलीलीटर होता है, इतना कुछ है, कंटेनर है, कितना करता है, वो सब फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। फिजिक्स अपने में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो केमिस्ट्री आगे बढ़े उसके लिए उनको फिजिक्स की जरूरत है। और तीसरा सबसे बड़ा बायो में जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर तब है जब हम उनको देते हैं क्या, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप। भैया अगर हम उनको माइक्रोस्कोप नहीं देंगे तो वो वैदराज बन के रह जाएंगे। जैसे पहले के वैदराज होते थे, अंदाजे से पुड़िया बनाएंगे, जड़ी बूटी बनाएंगे, आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप भी किसका देन है, फिजिक्स का देन है, ठीक है ना। तो फिजिक्स अपने आप में सुपीरियर है, पर ठीक है बाकी भी है, केमिस्ट्री, बायो, अदर साइंसेस भी है। तो बस आपको ये समझना पड़ेगा कि फिजिक्स कितना ज़्यादा सुपीरियर है। तो बायो के लिए मैंने बताया डॉक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं उनको माइक्रोस्कोप नहीं देता हूँ तो वो क्या हो जाएंगे, वो वैदराज बन के रह जाएंगे, फिर किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचेंगे कि इनको कौन सी बीमारी है, क्या है, सब तुक्का वाले पे दवाई चलेगी, ठीक है। और वही केमिस्ट्री का मैंने बताया, केमिस्ट्री का मेजरमेंट्स है, ठीक है ना, उनका सारा कुछ मेजरमेंट पे बेस्ड होता है, तो फिजिक्स का ही पार्ट है। चलिए, अब बात ये आती है कि प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स या थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स,
तो ये आपने लिख लिया, इसको समझ लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। थ्रस्ट इन फिजिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। अब देखिए मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए थ्रस्ट एरिया, आप कहेंगे सर थ्रस्ट ये तो 9th में पढ़ के आए, फोर्स अपॉन एरिया परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। नहीं 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 नहीं, तो सुनिए पहले मैं आपको क्या बता दूँ। जो ट्रेन चला रहा होता है उस ड्राइवर पायलट का थ्रस्ट एरिया क्या होता है, उस ड्राइवर का या पायलट का थ्रस्ट एरिया होता है रेड सिग्नल। रेड आएगा तो रोकना है, ग्रीन होगा चल देना है। तो उसका जो पूरा फोकस होता है, पूरा ध्यान होता है, सामने कौन आ रहा है कोई मैटर नहीं करता, उसका पूरा का पूरा फोकस किस पे रहता है, रेड और ग्रीन पे रहता है। पूरा फोकस वो सिग्नल्स को नोटिस करता है, ठीक है। तो क्या सर अब हम लोग को भी इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, रेड और सिग्नल नहीं। तो आपको इसमें दो थ्रस्ट एरिया देखना है। पहला है आपका दो थ्रस्ट एरिया में पहला आपका जो है, ठीक है ना, यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और दूसरा थ्रस्ट एरिया जो है वो आपका है जो है रिडक्शनिज्म या रिडक्शन, रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो आपके पास दो है, पहला क्या है यूनिफिकेशन और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है रिडक्शनिज्म, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए इस दुनिया में हजारों लॉ हैं। कहेंगे सर ये क्या बात है, हजारों लॉ हजारों फोर्स, अरे बाप रे हम तो पढ़ते पढ़ते पगला जाएंगे। अभी आप 11th में शुरू किए हो, अभी 12th क्लास तक आपको इतने सारे फार्मूले तक सब कुछ हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा क्या लगाना है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए जैसे देखिए क्या है, जमीन पे कोई चीज़ गिरी, एक अलग फोर्स, भाई जमीन पे कोई चीज़ गिरी अलग फोर्स। या क्या होता है हाई टाइड आना, पूर्णमासी के दिन आता है, पूर्णिमा वाले दिन। या सन का जो है अर्थ का चक्कर लगाना सन की ओर, ये एक अलग फोर्स हो गया, ठीक है। ऐसे न जाने हम कितने फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस बताने शुरू कर दें तब तो अलग अलग चीज़ें बताने लगे। देखिए तो इनका क्या है कि जैसे एप्पल का गिरना है, मैंने बताया ना, एप्पल का गिरना या टाइड का आना या फिर अर्थ का जो है सन की ओर घूमना, ये अलग अलग फोर्स नहीं है। हमने देखा कि ये सब एक ही है। अर्थ पे एप्पल गिरा क्योंकि पास मास था, अर्थ के पास मास है, दोनों में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा। हाई टाइड, हाई टाइड क्यों, जो लहरें इतनी ऊपर उठती हैं, फुल मून जब आ जाता है तो क्या होता है ग्रेविटी बढ़ जाती है। अर्थ क्योंकि सॉलिड है तो अर्थ तो उठ के नहीं आएगा, तो उसका जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या होगा, एकदम जो यहाँ तक आ रहा था यहाँ तक जाएगा, हाई टाइड, ठीक है ना। तो फुल मून वाले दिन ये होता है। और अर्थ का जो है अर्थ का चक्कर लगाना सन की ओर, वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी हमने अलग अलग नियम को या अलग अलग कॉन्सेप्ट को हमने एक ही उससे समझा दिया, एक ही लॉ से समझा दिया, क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो यही चीज आप इसमें लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, तुरंत तुरंत हेडिंग डालिए यूनिफिकेशन, यानी कई डिफरेंट लॉज को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो आपने लिख रखा है तो ठीक है, नहीं लिख रखा तो लिखिए, लिखिए एफर्ट्स आर, यूनिफिकेशन में लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए यूनिफिकेशन और उसमें लिखिए, फटाक से लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं, यूनिफिकेशन में लिखिए एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन, एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फेनोमेना इन नेचर on the basis of one or minimum laws. This is principle of unification, this is principle of unification. तो unification आपने समझ लिया क्या होता है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, efforts are made to explain different phenomena in nature on the basis of one or minimum laws. This is principle of
यानी किसी भी मतलब कम से कम लॉ से किसी भी बड़े से बड़े प्रिंसिपल, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को समझाना या मल्टीपल कॉन्सेप्ट को किसी एक लॉ से समझाना क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। और फिजिक्स का इस पर पूरा जोर रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, मैंने आपको जो बताया जो है एग्जाम्पल लिखिए फटाक से। एग्जाम्पल में लिखिए फेनोमेना ऑफ एप्पल फॉलिंग, फेनोमेना ऑफ एप्पल फॉलिंग टू ग्राउंड, टू ग्राउंड, कॉमा मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एंड वेटलेसनेस। वेटलेसनेस स्पेलिंग नहीं आया तो मैं लिख दे रहा हूं वेटलेसनेस की, ठीक है। वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, ठीक है ना। वेटलेसनेस इन द रॉकेट, रॉकेट के अंदर आपका वजन कम महसूस क्यों होता है, उसका भी रीजन यही है। वेटलेसनेस, वेटलेसनेस इन द रॉकेट, कॉमा ऑल दीज फेनोमेना, ऑल दीज फेनोमेना are explained with help of one law. All these phenomena are explained with help of one law, that is Newton's law of gravitation, that is Newton's law of gravitation। मैंने बताया ना, सेब का गिरना हो, चाहे आपका अर्थ का चक्कर लगाना हो, चाहे उसके रॉकेट के अंदर का वेटलेसनेस हो, ये सभी हम किससे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। बात समझ आ रही बेटा? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आ तो रही ना अच्छी से सारी बातें आपको। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल तब होता है जब हमें बहुत सारे लॉस पढ़ने पड़ते हैं। हम बहुत सारे लॉ को एक ही से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बहुत सारे नियम को अलग अलग ना बोल करके कि रॉकेट का अलग नियम है, अर्थ का अलग नियम है, ग्राउंड का अलग नियम, नहीं, हमने सारे नियम को कॉमन करके एक ही से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और हो भी गया है, ठीक है। अब देखिए रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म का मैं सीधे सीधे अगर आपसे बोलूं कि बचपन से मैंने एक चीज सुनता था कि पानी से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है या कोयला से बिजली बनती है। हमने कहा अच्छा यार, कोयला से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, तो ये हमको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, ये हमको कुछ समझ में आया नहीं था। तो इसीलिए दूसरी चीज जो हमको पढ़नी है रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म में क्या होता है उसको समझिएगा पहले। अगर आपसे बोल दो कि कोयला से बिजली बनती है तो आप नहीं बता पाओगे, या पानी से बिजली। तो देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कोयले के पास होता है केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी को आप आग लगाएंगे ऑक्सीजन से और बर्न करेंगे, ठीक है ना। तो जब उसको बर्न करेंगे तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। अब हीट एनर्जी जो है, जो उसकी हीट एनर्जी है उसको स्टोर करना है किसमें? हमको किसी मटेरियल में, कंटेनर में। उस कंटेनर में पानी भरेंगे, वो सारा, क्योंकि पानी सारी हीट को ऑब्जर्व करता है, उस सारी हीट एनर्जी को हमने क्या किया? ऑब्जर्व, मतलब पूरा स्टोर कर लिया कंटेनर में। अब उस हीट एनर्जी को, बिल्कुल वैसे ही हीट एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं जैसे समझिए वो कंटेनर आपका कुकर है और आग लगाने वाला आपका कोयला है, ठीक है। उसके अंदर हमने पानी भरा है और उसके अंदर वो पानी क्या हो रहा है? उबल रहा है। उबलते हुए एकदम उस पानी को क्या बनाना है? स्टीम बनाना है। जैसे उसके नोजल सीटी की आवाज जो आती है वो स्टीम। अब हाई प्रेशर से जब वो नोजल से, अब यहाँ से नोजल से जो है, अब ये इस नोजल से जब प्रेशर से निकलेगा तो हमें लगाना है टरबाइन। ये होती है ब्लेड, ठीक है ना। टरबाइन जो होता है, आपने ऐसा देखा होगा, ऐसे ब्लेड्स होती हैं, आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, ऐसा। अब इसके आगे हम शेफ्ट लगा देंगे, ठीक है ना। अब सुनिए पहले, अभी क्या होगा, ये चलेगा, अब ये इसको उसको क्या करेगा? इसको घुमा देगा। अब इसको घुमा देगा, अब इसके घुमाने से क्या होगा? देखिए कोयले के पास केमिकल एनर्जी, मैंने उसको जलाया, उसमें से हीट एनर्जी निकाली, उसको वाटर में स्टोर किया यानी कंटेनर में, और उसके बाद मैंने उसको बनाया स्टीम। वो प्रेशर से बाहर निकला नोजल से। अब वो नोजल हाई प्रेशर का होता है, उसको आता है ऐसे घुमा देता है ब्लेड को, यानी ब्लेड यानी टरबाइन। टरबाइन पंखे के ब्लेड को कहते हैं। जो घर में आपका सीलिंग फैन लगा वो भी टरबाइन है, लेकिन थोड़ा कम पावरफुल होता है, मतलब लेस पावरफुल। तो टरबाइन के आगे हमने शेफ्ट लगाया। शेफ्ट मतलब गोल घूमने वाली चीज होती है, उसको शेफ्ट बोलते हैं। और उसके बाद उस शेफ्ट को हमने कनेक्ट किया है जनरेटर से।
अब जनरेटर क्या करेगा, वो जनरेटर मशीन ऐसे घूमेगी और वहां से हमने 2 तार निकाला, यानी जनरेटर हो गया ये। अब इस जनरेटर से 2 तार निकाला और वो हमारे घर तक जो सप्लाई आती फिर आती है, फिर यहाँ से सप्लाई चालू होती है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना के कॉम्प्लेक्स पूरे सिस्टम को हमने छोटी छोटी बात तोड़ तोड़ के बता दिया। इससे आपको भी समझ में आता है कोयले से बिजली कैसे बनती है। कोयले से बिजली कैसे बनती है, कोयले के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी, उसको आप आग लगाओगे, उससे हीट एनर्जी निकलेगी। उस हीट एनर्जी को क्या करोगे, उस हीट एनर्जी को आप वाटर में स्टोर करोगे, वाटर में स्टोर करने के बाद उसको स्टीम बनाओगे, स्टीम बनने के बाद हाई प्रेशर से नोजल से उसका प्रेशर निकालोगे स्टीम, और उसको टरबाइन पे गिराओगे, टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमने से शाफ्ट घूमेगा, और शाफ्ट घूमने से ये जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमने से सप्लाई आएगी, करंट आएगा हाई वोल्टेज का। अब आपको अच्छे से ये बात समझ में आएगी। इसीलिए एनटीपीसी जहां लगा होता है वो नदी के आसपास लगा होता है, ठीक है। तो एक बड़ा से कॉन्सेप्ट को आपने इजी वे में समझ लिया, ठीक है ना, कि बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन था, उसको आपने आसानी से समझ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो रिडक्शनिज्म की डेफिनेशन लिख लीजिए फटाक से, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला है कि भाई आप इसको जो है लिखते चलिए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आए कि नहीं लिख पा रहे कुछ आ रहा है तो बताइएगा, मैं आपके नंबर पे अगर आप मुझे जी में उस पर कमेंट नंबर दे देंगे तो व्हाट्सएप में आपको फोटो खींच के दे दूंगा। अगर आप बहुत बड़े आलसी है, वैसे आलसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आप 11th में आए हैं, आपको बहुत अच्छा खासा पढ़ना है, अच्छा खासा कोर्स होता है यहीं पे। आप डॉक्टर इंजीनियर जो बनना है यहीं से डिसाइडेड होगा आपका पढ़ाई में मन है या खेलने में, तो वो सब करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, फुल मतलब फुल, ठीक है। इसलिए आप एक्स्ट्रा मत सोचिए, एकदम मन से पढ़ना है, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि क्लासेस नहीं चल रही है, स्कूल नहीं चल रहा है, कोरोना टाइम है, क्या है, कैसे होगा, कुछ नहीं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ फुल स्टडी मटेरियल तक प्रोवाइड होगा, एकदम बढ़िया लेवल का, मेंस जितना लेवल तक आप जाना चाहेंगे। बट अभी शुरू करिए 11 से, बेसिक, एकदम बेसिक से। इसलिए मैं एक भी चीज नहीं छोड़ता, ना फिजिकल वाला 0 चैप्टर्स लेके एकदम एनसीईआरटी को पकड़ के चिपक के चलूंगा मैं एकदम लास्ट तक, और आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, सारा कुछ आने लगेगा और आप कहेंगे ये कैसे हो गया भाई, हो जाता है, ठीक है ना। आपको इधर उधर चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल इंटरेक्ट होगा, लाइव इंटरेक्शन भी चाहेंगे तो मैं किसी दिन लाइव भी आपको आके डिस्कशन करूंगा, आपका जवाब भी दूंगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं, देखिए रिडक्शन में लिखिए टू अंडरस्टैंड और टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, the properties of its simpler constituents, ठीक है ना। अगर नई स्पेलिंग है तो मैं लिख दे रहा हूं फिर से, constituents, हाँ मैं कहाँ पे था, हाँ, बिगर प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट, फुल स्टॉप। दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म, इसी अप्रोच को क्या कहा जाता है, रिडक्शनिज्म कहा जाता है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझना ही क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म कहलाता है। अब कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है वही अलग अलग पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पैरा में आइए। इट इज सपोज टू बी द हार्ट ऑफ फिजिक्स। आप सपोज कर सकते हैं फिजिक्स का ये हार्ट है, बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे हार्ट के बहुत सारे पार्ट है, इसको धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट आपको फिजिक्स से प्यार होगा इसी बात पे कि आपको हर चीज एकदम अच्छा, कहते हैं ना, जिससे आप प्यार करते हैं उसके बारे में हर चीज जानते हैं, उसका उठना बैठना खाना पीना हर चीज आपको अच्छे से पता होता है, बिल्कुल यही कारण है, ठीक है ना। इट इज सपोज टू बी हार्ट ऑफ फिजिक्स। ये पूरे फिजिक्स का दिल है, पूरा कंट्रोल है, पूरा आपको हर चीज पता होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे कुछ। अब ये थोड़ी कि थोड़ा बहुत जान लिया, आपको लगा कि भाई अब तो कंपटीशन दे देंगे, अब तो सब दे देंगे, अब तो भाई हमारा फिजिक्स में अच्छा नंबर आएगा तो मेंस क्वालिफाई, एडवांस क्वालिफाई में तो इंजीनियर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अच्छे से हर चीज समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल, भाई जिस ट्रेड में भी आपको जाना है। खैर, फॉर एग्जाम्पल के मैंने वही एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल में लिखिए अ कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड बाई प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो है,
ठीक है ना। एनटीपीसी भी डाल सकते हैं कि कोयले से बिजली कैसे कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई रुकावट तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, कि आपको नहीं आ रहा है, मुश्किल है, एकदम मजाक है भाई ये सब तो, बिल्कुल आप सीख जाओगे एकदम आसानी से। फिर आगे आप कहोगे यार फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, मतलब इतना आसान फिजिक्स है कि मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है भाई, देखिए इस जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, इसका स्कोप क्या है। तो अगली हेडिंग है आपका क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप क्या है। तो फिजिक्स का स्कोप दो चीजों में हमने डिवाइड कर रखा है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। दो चीजों में, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में आपका क्या आता है, लार्ज बॉडीज, हेवनली बॉडीज, ठीक है ना। हेवनली बॉडीज लार्ज, जैसे आपको सोलर सिस्टम में अर्थ, मून, सन, इस तरह की चीजें, इसको देखने के लिए आप क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं। टेली मतलब दूर का चीजों को देखना, तो इसका स्कोप बहुत दोनों तरह से, मतलब पैसे का भी स्कोप कहते हैं ना भैया, इसका पढ़ाई कर रहे हो भैया जिंदगी में, इसमें क्या पैसे से मिलेंगे, तो फिजिक्स का बहुत अच्छा स्कोप है। अब आगे चल के न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी कर सकते हो, क्वांटम फिजिक्स स्टडी कर सकते हैं, या बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब सैलरी तो मिलेगी, ऐसा नहीं है, आपको जॉब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ के बेरोजगार हो जाओगे। तो फिजिक्स का स्कोप अच्छा है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वे में भी, थ्योरेटिकल वे में भी, और मजा भी बहुत आने वाली है क्योंकि इसमें आप चीजों को देखते हैं होते हुए, घटनाओं को घटित होते हुए देखते हैं। तो इसके बारे में आप पहला पॉइंट चाहे तो आप लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए। मैक्रोस्कोपिक में पहला पॉइंट लिखिए, मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स phenomena at the level of laboratory. Macroscopic domain includes phenomena at the level of laboratory, terrestrial and astronomical scales. मैंने भी बताया कि लेबोरेटरी से लेकर आपके टेरेस्ट्रियल प्लेनेट तक, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, सब इसी से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक आप जानते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, उनको रिसर्च करने के लिए। तो दूसरा लिखिए, माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना, फुल स्टॉप। तो दूसरा ये कि भाई माइक्रोस्कोप एकदम छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों को स्टडी करने के लिए काउंट होता है। अब रिसेंटली क्या ढूंढा गया उसको भी लिख लीजिए। तो आपको बताते हैं, दो डोमेन तो आप जानते थे कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, तीसरी भी चीज खोज हो चुकी है, तीसरी भी चीज है हमारे पास। देखिए रिसेंटली थर्ड डोमेन, तीसरा पॉइंट है, लिखिएगा, रिसेंटली थर्ड डोमेन इन बिटवीन इज आल्सो थॉट विद द नेम मेसोस्कोपिक। तीसरा कौन सा नाम है बेटा, मेसोस्कोपिक। मेसोस्कोपिक फिजिक्स जो है, मेसोस्कोपिक फिजिक्स, फुल स्टॉप, दिस डील्स विथ ग्रुप ऑफ 100 एटम्स। इसमें कितने एटम्स होते हैं, 100 एटम्स होते हैं। जिसके अंदर 100 एटम्स होते हैं उसको कौन सी फिजिक्स बोलते हैं। अगर 100 एटम की स्टडी करते हैं आप एक साथ, तो यानी 100 एटम वाले को, तो उसको बोलते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स। इसमें तो अरबों खरबों एटम्स, इसमें तो भाई 8 जो भी होते होंगे, मुझे नहीं पता, बहुत छोटे लेवल की बात है ये, ठीक है। तो बात आपको समझ में आई कि भाई दिस डील्स विद द ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एटम्स। और तीसरा, स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका जो स्कोप है बहुत ज्यादा है। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड एंड एक्साइटिंग। एक्साइटिंग क्यों भी हम बताएंगे आपको। एक्साइटिंग बिकॉज इट डील्स विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइज एज लार्ज एज यूनिवर्स। बड़े से बड़ा यूनिवर्स को भी नाप सकते हैं, जो कि है 10 की पावर 25 सेंटीमीटर, 10 की पावर 25 मीटर। अगर आपको वहां नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, 10 की पावर 25 मीटर। ये क्या है, साइज ऑफ यूनिवर्स है,
ठीक है, ये क्या है आपका साइज ऑफ यूनिवर्स 10⁻25। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद यही है एज स्मॉल, हमने छोटे छोटा कितना जाना है अभी तक, वैसे आप तो पुराना हो गया है लेकिन अब इसके साथ आगे निकल गए हो। 10⁻⁻14 मीटर द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज है क्या है 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको बढ़िया से, ठीक है, बात समझ आएगी नहीं, ये चीज है। तो अब इस चीज को समझिए कि ये कितना आसान है ये, ठीक है ना। तो आपने देखा माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक और मेसोस्कोपिक, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एटम्स आते हैं, और इसका स्कोप देखा फिर इसका कितना बड़ा है, बड़े से बड़ा हम यूनिवर्स को नाप सकते हैं, छोटे छोटा न्यूक्लियस को नापा। दिस इज अ फिजिक्स, इसका बहुत ज्यादा यूज है हर जगह। विदाउट फिजिक्स कहते हैं ना हमें तो सुबह ही नहीं हो सकती, भाई क्या है, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं और अगली हेडिंग हम डालते हैं द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये समझ में आ गया ना बेटा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं फिर। अब समझिए एक्साइटमेंट, द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखिए एक्साइटमेंट का मतलब ये है, देखिए पहले हम लोग जो मोबाइल यूज करते थे उसकी फोन मेमोरी होती थी 1K 2K, और सबसे पहले दुनिया का जो कंप्यूटर बना था शायद उसकी मेमोरी 32K था। आप सोच सकते हैं पूरा कंप्यूटर की मेमोरी कितनी 32K। ठीक है, पहली बार वैसे मैं आपको बता दूं 8 बिट जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है, और 1 बाइट जो होता है 1 वर्ड होता है, 1 वर्ड। जब दुनिया में पहली बार 1 MB बना लिया गया, कितना बना लिया गया 1 MB, और 1 MB में सोचिए कितने वर्ड आएंगे 1 MB में, यानी आप सोच सकते हैं कि 1 जो होता है 1024 बाइट को, ठीक है ना, बाइट को आप KB कहते हैं 1 KB। ठीक है, अब इसको 1024 KB को क्या बोलते हैं 1 MB। तो 1 MB जब 90s के टाइम में बनाया गया था, 1952 या शायद यही टाइम था 60, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर में फोटो लगाया गया था कि एक एरोप्लेन में एक बड़ा सा बक्सा जा रहा है जो कि 1 MB का है। इतना बड़ा अचीवमेंट था। 1 MB पहली बार बना लिया। सोचो 32 केस, यानी 1 MB में कितने वर्ड्स आ जाएंगे, सोच के देखिएगा। 1024 का मल्टीप्लाई करिए 10 लाख से, यानी पूरी की पूरी आपकी कई किताब आ जाए 1 MB में। ठीक है ना। तो क्योंकि सर ऐसे क्या, घर में आप जो है नोटपैड चलाते हैं, आप करके देख लीजिएगा लिख करके, तो आप देखेंगे कितने सारे वर्ड, और आपको एक पूरे कई दिन तक लिखोगे तो शायद एक 10-5 KB पहुंचेगा। MB तो बहुत दूर की बात है। 1 MB जब आप वर्ड पे लिखेंगे, वर्ड लिखते रहिएगा, कुछ नहीं तो कॉपी पेस्ट कर करके बनाइएगा, तब आप देखिएगा कितने पेज का नोट्स MS वर्ड में बनता है। अब फिर आप मुझे बताइएगा कि 1000 पेज था कि 1 लाख पेज था। अब अगर 1000 पेज हुआ या 1 लाख पेज हुआ, 1 लाख पेज की बुक कितनी बड़ी बन सकती है। 1 लाख पेज, 1 लाख पेज में कितनी हो जाएगी, या 10,000 पेज भी हुआ तो 500 पेज की एक बुक होगी तो कितना जोड़ लीजिए, 20 बुक तो बन गई 1 MB में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट था। तो ये हमारे लिए एक्साइटमेंट है। आप क्या करते हो, मोबाइल ऑन करते हो, नेट चलता है, नेट जितना तेज चलता है उतनी ज़्यादा खुशी होती है। अरे बाप रे, ये अल्ट्रा 4K देखेंगे, HD देखेंगे, मज़ा आता है। दिस इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ साइंस। ये रिसर्च हो रहा है लगातार। फ्यूचर में कल्पना की गई है कि आपके साथ एक रोबोट काम करता है। आपको गर्मी लगी, फैन चला लिया, हवा लगी, वाह मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। इंटरटेनमेंट के लिए आपको किसी गली मोहल्ले में टीवी ऑन किया, इंटरटेनमेंट चालू। अब तो भैया टीवी में भी आपका डिमांड है, मतलब कंटेंट ऑन डिमांड, COD जिसको आप कह सकते हैं। मुझे ये चैनल पे ये कंटेंट चाहिए, इतने टाइम पे चाहिए, जब चाहिए तब मैं देखूं। जब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैं इंतजार करते थे कि इतने बजे चित्रहार आएगा, इतने बजे आएगा, नहीं, अब जब चाहिए। आजकल OTT का जमाना है, ठीक है ना, OTT का प्लेटफॉर्म है। आप
मन चाहे कंटेंट्स आप परचेज कर सकते हैं बिना एडवर्टीजमेंट के, जब चाहे दिन रात। पहले क्या होता था, टाइम निकाल के बैठो नहीं तो टीवी सीरियल आगे बढ़ जाएगा। और पहले तो भैया टीवी में रिमोट भी नहीं होता था, चैनल जाओ हाथ से चेंज करो, ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर आया, कलर से फिर ये टीवी चैनल आ गए, टीवी चैनल के बाद ये क्या आ गया आपका कंटेंट ऑन डिमांड। जब चाहे आप चैनल को रोक सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई छूट गया सीरियल कोई दिक्कत नहीं, अभी डाउनलोड करके देख लेंगे, नेट का जमाना है। तो आज हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इसमें हमें मज़ा आता है। तो दिस इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। हम इसमें देख सकते, देखिए लाइव ट्रांसमिशन थ्रू इसमें आप लिख लीजिएगा पहला पॉइंट में, लाइव ट्रांसमिशन थ्रू टेलीविजन। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्रिकेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप घर बैठ के पूरा मजा ले पाते हैं। जैसे आईपीएल का मजा आपने कोरोना के टाइम पे भी लिया। स्टेडियम में लोग कम थे लेकिन दर्शक करोड़ों में थे, देखने वाले बहुत सारे थे, ठीक है ना। कंप्यूटर विद हाई स्पीड एंड मेमोरी। अब कंप्यूटर, मैंने आपको बताया आपके पास हाई स्पीड का कंप्यूटर है, पहले 32 के का, आज i7, i9, i11 तक आप बात करते हैं। रैम चाहिए 16 GB तक का चला गया है, 16 GB का रैम, हार्ड डिस्क, 4 TB, 1 TB। और पहले टोटल कंप्यूटर की मेमोरी 32K की होती थी। मोबाइल जैसे मैंने आपको बताया, पहले मोबाइल हम लोग यूज करते थे, उसकी फोन मेमोरी आप चेक कर लीजिएगा पापा की, या उसका नोकिया 1100 होगा, 1K 2K। आज फोन का इंटरनल आता है भैया 16 GB, 64 GB, 128 GB और रैम 8 GB। तो सोचिए हम लोग कितना आगे निकल गए हैं, कितना आगे आ गए हैं। अब तो फर्क ही नहीं पता चलता। मेरा खुद का जो अपना कंप्यूटर है 2 GB रैम लगा हुआ है और 500 GB का हार्ड डिस्क है, लेकिन आप वही मेरा मोबाइल देखेंगे तो भैया उसमें मोबाइल में 4 GB का रैम लगा, उससे ज़्यादा मोबाइल में रैम लगा है मेरे, 4 या 6 GB का रैम है, ठीक है ना। तो आज चीज़ें कितनी बदल गई हैं, आज कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो आज हम चीज़ों का हाई स्पीड चीज़ें, मतलब हमें मज़ा आ रहा है, फिजिक्स हमें एक्साइटमेंट दे रहा है, ये सब हमारी खुशी की तो बात है। दूसरे यूज ऑफ रोबोट्स। अगर आप सोचिए आप रोड पे चल रहे हो, आपको जो है सपोर्ट करेगा भाई, आपको संभालने के लिए रोबोट, रोड क्रॉस करने से लेके, मतलब आजकल तो आपको पता है सेल्फ ड्राइविंग कॉन्सेप्ट है। कार में बैठे ड्राइवर की कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, एक बार गाड़ी ड्राइव करके आप ले गए तो खुद आपको वापस लेकर आएगा। एक बार उसको फीड कर दीजिए कहाँ जाना है, उसका आराम से सो जाइए, आराम से वो गाड़ी लेके जाएगा और आपको लेके चलाएगा। दिस इज रोबोट, मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हम रोबोट्स बना रहे हैं, हर जगह रोबोट्स तो यूज कर रहे हैं। पहले रोबोट्स यूज करते थे हमारे कमांड पे, अब हम उसको चाहते हैं कि अपने आप काम करे। हमें भूख लगी तो हमारे लिए खाना ला के दे, हमें बोलना भी ना पड़े, वो समझ जाए कि हम इतने बजे खाते हैं तो हमें आ जाए। तो ये सब रोबोट्स है और फ्यूचर में रोबोट्स ही काम आएंगे, ठीक है। एक तरह का आपका जो छोटा मोटा टीवी, जो छोटे मोटे इस तरह का रोबोट ही जब आप चाहते हैं काम करता है आपके लिए, ठीक है ना। बट अब उसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना है। जैसे आप कभी आप PVR गए हो या अच्छी जो मॉल्स में गए हो तो आप देखेंगे ध्यान रहेगा, जैसे आप पैर रखेंगे सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो रोबोटिक्स, अब आपको वहां पे जाके कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं करता है कि लाइट ऑन करो ऑफ करो या जो भी चीज़ है। तो फ्यूचर आपका मतलब रोबोट का, इसी पे एक मूवी है आई रोबोट, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें दिखाया गया है कि किचन में लेके आपके घर में आपके बच्चे को स्कूल छोड़ने से लेके हर चीज़ आपका हेल्प करेगा रोबोट। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फिजिक्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। आपका स्कूल का टीचर ने ढेर सारा होमवर्क दे दिया, फिर मैंने रोबोट ने जल्दी करके ख़त्म कर दिया। तो रोबोट का यूज़ सबको पसंद है क्योंकि मशीनरी युग है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये सब एक्साइटमेंट है। और तीसरा है भाई लेज़र एंड दियर एप्लीकेशंस। लेज़र प्रिंटर, लेज़र आज आपको पता है कि भाई लेज़र कटिंग्स होते हैं, लेज़र प्रिंटिंग होती है। टी शर्ट पे जो चाहे डिज़ाइन बनवा लो आजकल। तो क्या भाई, टी शर्ट ब्लैंक लीजिए तो अपने मोहल्ले पड़ोसी किसी की फोटो बनवा लीजिए, जिसको आपको गिफ्ट करना है उसकी फोटो बनवा दे सकते हैं। इसे लेज़र प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट आया है 3D कार्डबोर्ड्स पे, तो लेज़र कटिंग या लेज़र, आज इसमें लेज़र का सब कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपने देखा लेज़र कटिंग या लेज़र प्रिंटर आए, 3D प्रिंटर्स आए, अगर आप नेट पर डालें तो आपको दिखेगा कि कैसे एक मोम की पुतले को पूरा मोम से पूरा एक कार्टून या कुछ भी डोरेमोन बनाना, कुछ अच्छा खासा डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे आपको घर बनाना है तो पहले घर के लिए पहले लोग POP ये सब बनाते थे आजकल, लेकिन ऐसे आराम से आप लेज़र प्रिंटर से आराम से प्रिंट आउट करके एक प्रोटोटाइप उसका तो बना सकते हैं कि बनने के बाद दिखे कैसे, ठीक है। तो ये अब चीजें आसान होती जा रही है, मतलब फिजिक्स चीजों को एक्साइटमेंट एकदम मजेदार बनाए पड़ा है, मतलब हर तरह से आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि भाई ठीक है, एक्साइटमेंट समझ में आ गया कि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, ठीक है। फिर क्या करना है, मजेदार है तो है, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है तो हाँ नहीं करना है, पढ़ना तो यही है भाई, बिना पढ़े थोड़ी कुछ हो जाएगा। अब देखिए फिजिक्स का रिलेशन अदर ब्रांचेस से क्या है। फिजिक्स का रिलेशन जो है
इन अदर ब्रांचेस। तो इसको जो है हम लोग अगले टॉपिक में कवर करते हैं, ठीक है। और अगले टॉपिक में लगभग ये ख़त्म ही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो अगला टॉपिक थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग फिर से।